जून 2023 में डीमन स्लेयर सीजन 3 के एंडिंग के साथ हमने एक और बड़ी चीज नोटिस की, वो था नेज़ुको का सन को कॉन्कर करना। पहले अगर हम सीजन 1 से ही देखें तो मुजान के डीमन क्राइटेरिया से नेज़ुको सबसे बड़ी एक्सेप्शन थी। वो ह्यूमंस के ब्लड को इतने लेवल तक रेजिस्ट कर पाती थी जितना एक नॉर्मल डीमन कभी नहीं कर पाता, और उसने बिना ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम किए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर ली कि अब उसकी पावर अपर मून लेवल तक में कंपैरिजन होती है। तो ऐसा क्या हुआ कि नेज़ुको ने बिना किसी ह्यूमंस को खाए, बिना किसी डीमन क्राइटेरिया को फॉलो किए इतनी ज्यादा डेवलपमेंट गेन कर ली और फिर फाइनली सन को कॉन्कर कर लिया? जानते हैं इस वीडियो में। इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हमें 3 चीजों पर निर्भर होना पड़ेगा। पहला, सीजन 1 से सीजन 3 तक नेज़ुको की जर्नी, दूसरा तमायो की थ्योरी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेज़ुको की एंसेस्टर हिस्ट्री। सीजन 1 में नेज़ुको के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सारे डेवलपमेंट्स हैं कंपेयर टू सीजन 2 एंड सीजन 3। तो सीजन 1 की स्टार्टिंग में ही नेज़ुको डीमन बन जाती है और तांजिरो के ऊपर अटैक कर देती है, बिल्कुल एक नॉर्मल डीमन की तरह। नो कॉन्शियसनेस, नो थॉट डिस्प्ले, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को खाना, जो कि नॉर्मल डीमन हमेशा ही करता है। यहीं पर गियो आता है और नेज़ुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर एक भाई होने के नाते तांजिरो गियो के बीच में आ जाता है और गियो और तांजिरो के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जहां पर गियो कुछ ही सेकंड्स में तांजिरो को नॉक कर देता है। लेकिन यहीं पर नेज़ुको तांजिरो को खाने की बजाय उसे डिफेंड करना चालू कर देती है। मतलब यहाँ पर नेज़ुको के लिए इंस्टेंटली फीलिंग्स डेवलप हो गई थी तांजिरो के लिए, लेकिन नेज़ुको अब भी चाइल्डिश बिहेवियर ही दिखा रही है एक नॉर्मल डीमन की तरह। यहाँ पर नेज़ुको का तांजिरो को प्रोटेक्ट करता हुआ देख गियो एक होप में आता है कि शायद नेज़ुको दूसरे डीमन से अलग है और वो उसकी जान बख्श देता है। बाद में गियो उडोकोडाशी को कहता है कि तांजिरो को ट्रेन करे और नेज़ुको का ख्याल रखें, इस उम्मीद में कि नेज़ुको बाद में डीमन स्लेयर्स के काम आ सके। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए तांजिरो और नेज़ुको को एक टेंपल डीमन से एनकाउंटर होता है, जहां पर उन दोनों की भिड़ंत उनसे हो जाती है। यहाँ टेंपल डीमन तांजिरो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि नेज़ुको तभी आके टेंपल डीमन के सर को अपनी किक से उड़ा देती है। यहाँ पर नोटिसेबल बात यह है कि किसी डीमन के सर को उड़ाना सिर्फ एक किक से एक नॉर्मल बात नहीं है किसी डीमन के लिए जिसने कोई भी ह्यूमंस को खाया नहीं है। मतलब नेज़ुको ने डीमन बनने के कुछ ही समय में बहुत सारी स्ट्रेंथ रीगेन कर ली थी। यहाँ पर तांजिरो और नेज़ुको दोनों मिलकर उस टेंपल डीमन को हरा देते हैं। यहाँ पर स्लाइटली टीम वर्क डेवलप होती है उन दोनों के बीच में। स्टोरी में आगे उडोकोडाशी तांजिरो से मिलता है और वो तांजिरो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए ट्रेन करता है। हालांकि तांजिरो की ट्रेनिंग के टाइम तक नेज़ुको सिर्फ सोई हुई होती है, इनफैक्ट वो पूरे 2 साल तक सो गई थी। मतलब यहाँ नेज़ुको अपने स्ट्रेंथ को ह्यूमंस को खा के नहीं बढ़ाती, बल्कि सो के अपने स्ट्रेंथ को रीजनरेट करके रेप्लिकेट करते हुए बढ़ाती है। फाइनल सिलेक्शन के बाद तांजिरो उडोकोडाशी के पास वापस आता है, जहां उडोकोडाशी कहता है उसने नेज़ुको को कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, जैसे ह्यूमंस को अपनी फैमिली समझना और उनकी रक्षा करना। इसी के बाद तांजिरो और नेज़ुको अपने फर्स्ट मिशन पे निकलते हैं, जहां पर वो स्वॉम्प डीमन से एनकाउंटर करते हैं। यहाँ पर भी स्वॉम्प डीमन तांजिरो को ऑलमोस्ट मार ही देने वाला होता है, लेकिन नेज़ुको आके उसे बचा लेती है। यहाँ पर दोनों के बीच में टीम वर्क काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और दोनों मिलकर स्वॉम्प डीमन से लड़ते हैं। नेज़ुको एक स्वॉम्प डीमन से लड़ते हुए ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रही थी, जहाँ तांजिरो बाकी 2 स्वॉम्प डीमंस को मार गिराता है। स्टोरी में आगे वो लेडी तमायो से मिलते हैं, जहाँ वो बताती है उसने अपने आप में ही कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट किए थे कि वो कम ब्लड में भी जिंदा रह सके बीइंग ए डीमन। यहाँ तांजिरो तमायो से पूछता है कि नेज़ुको को वापस ह्यूमन कैसे बनाया जाए, जिसके जवाब में तमायो कहती है कि उसे नेज़ुको का ब्लड सैंपल चाहिए और बाकी डीमंस को भी ब्लड सैंपल चाहिए जिन्हें वो जर्नी में आगे मारेगा, ताकि उन सभी ब्लड सैंपल को स्टडी करते हुए एक ऐसा एंटीडोट बनाया जाए जो कि नेज़ुको को ह्यूमन बना सके, या फिर ऐसा भी एंटीडोट बन सकता है जो कि मुजान की बुत्सुजी के अगेंस्ट यूज हो सके। इस बात पे तांजिरो एग्री करता है और अपनी जर्नी में वो जितने भी डीमंस को मारता है उनके ब्लड सैंपल्स को तमाया को भेजता रहता है। यहीं पर एरो डीमन और तेमारी डीमन के साथ नेज़ुको और तांजिरो का एनकाउंटर हो जाता है और परफेक्ट टीम वर्क के साथ वो दोनों उन दोनों से लड़ पड़ते हैं। यहीं पर नेज़ुको ने फिगर आउट बहुत जल्दी कर लिया था कि एरो डीमन ही तेमारी के बॉल्स को कंट्रोल कर रहा था और वो उसके ऊपर सीधा अटैक करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं नेज़ुको में एक अच्छी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आई है ताकि वो बैटल आईक्यू को डेवलप कर सके। यहाँ पर नेज़ुको यूशिरो और तमायो को प्रोटेक्ट करती है और तांजिरो लड़ता है तेमारी से। यहाँ तेमारी के बॉल्स की वजह से नेज़ुको अपना एक लेग खो देती है, जिसे वो रीजनरेट करने में काफी स्लो थी क्योंकि उसने कोई भी ह्यूमंस को डिवोर नहीं किया। यहीं पर तमायो और नेज़ुको को एक बूस्ट पोशन देती है। इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो पोशन तमायो ने दिया था ये कम्प्लीटली टेम्पोररी बूस्ट था, मतलब ये कुछ ही समय तक काम करता और उसके बाद नेज़ुको की पावर उतनी ही रह जाती और तांजिरो के साथ परफेक्ट टीम वर्क करके नेज़ुको उन दोनों किज़ुकी डीमंस को हरा देती है।
स्टोरी में आगे बढ़ते हैं माउंट नाटागुमो में तांजिरो का सामना होता है रुई से, जो कि लोअर मून 5 डीमन होता है। इन दोनों की लड़ाई में नेजुको को रुई ने ट्रैप कर दिया था और नेजुको काफी ब्लड खो चुकी थी। यहीं पर नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है। अब यहाँ पर अजीब बात यह है कि नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट डीमंस को ही हार्म करता था। जहाँ बाकी डीमंस अपना ब्लड डीमन आर्ट डीमन स्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट करने में यूज करते थे, यहाँ पर नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट डीमंस के अगेंस्ट यूज होता था। इसी ब्लड डीमन आर्ट और हिनोकामी कागरा के एक्टिवेट होने की वजह से तांजिरो रुई को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन बाद में गियो आके उन दोनों को बचा लेता है। इस घमासान बैटल के बाद हाशिरा मीटिंग में तांजिरो और नेजुको को प्रेजेंट किया जाता है इस आरोप में कि एक डीमन स्लेयर एक डीमन के साथ ट्रैवल कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पनिशेबल ऑफेंस था। यहाँ गियो के अलावा हर कोई हाशिरा, नेजुको और तांजिरो को मारना चाहता था और उन दोनों को मारने की सबसे बड़ी चाहत सानेमी की थी। वो नेजुको को टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी डीमन इंस्टिंक्ट्स दिखाए और वो सबको प्रूव कर सके कभी भी कोई डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर नहीं बन सकती। सानेमी अपने मास्टर कगाया को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो नेजुको को मैंशन के अंदर लेके जाता है और वहां पर अपने हाथ को काट के नेजुको को ब्लड का हंगर दिखाता है। काफी मुश्किल के बाद नेजुको सानेमी के ब्लड को रेजिस्ट कर पाती है और यहाँ पर सानेमी की बेइज्जती करके सबको ये प्रूव कर देती है कि एक डीमन भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर हो सकती है। इसी बीच में उडो कोडाशी की तरफ से कगाया को लेटर आता है, जहाँ पर उडो कोडाशी अपने तांजिरो और गियो की लाइफ को रिस्क कहते हुए कहता है कि अगर कभी नेजुको ने ह्यूमंस को हर्ट किया तो मैं, तांजिरो और गियो तीनों ही अपनी जान दे देंगे थ्रू सेपुकु। अम्योगा ट्रेन में नेजुको पैसेंजर्स की जान बचाने में हेल्प करती है और जेनित्सु के साथ मिलकर वो 2 ट्रेन कार्ड्स को एनमू के ट्रैप से प्रोटेक्ट कर पाती है। इसी इंस्टेंट के बाद रेनगोकू, जो पहले नेजुको को मारना चाहता था, अब नेजुको को एक्नॉलेज करता है और वो तांजिरो से कहता है कि नेजुको एक राइटफुल मेंबर है डीमन स्लेयर कॉर्प का। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तांजिरो के साथ नेजुको डाकी के साथ फाइट करती है, जहां पर तांजिरो बेहोश हो जाता है और डाकी उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी नेजुको आ जाती है और डाकी के साथ उसका फाइट चालू हो जाता है। यहीं पर नेजुको अपने डीमन फॉर्म को अनलॉक करती है, जहां पर नेजुको ने अपने ब्लड डीमन आर्ट के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल पा लिया था। इवन उसकी रीजनरेशन भी अपर मून लेवल तक की थी। और हाँ, ये वो तमायो की दवाई का असर नहीं था, ये चीज नेजुको ने खुद डेवलप की है। फाइट के बाद नेजुको अपने डीमन फॉर्म पे कंट्रोल खो देती है और ह्यूमंस को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तांजिरो उसे जैसे तैसे रोक लेता है और उसे सोने पे मजबूर कर देता है। सीजन 3 में नेजुको गेनिया और तांजिरो के साथ मिलकर हांटेल्गो को हराने में हेल्प करती है, जहां पर वो अपने डीमन फॉर्म का एक बहुत ही अच्छा यूजेज करती है। और ट्रस्ट मी, अगर नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट नहीं होता तो तांजिरो का सिर टमाटर की तरफ पिचक जाता है। आगे स्टोरी में सनराइज हो जाता है और नेजुको यहाँ जल रही होती है। वहीं पहले अगर हम देखें तो सीजन 3 में जब नेजुको की स्किन जल रही होती है, वो नॉर्मल डीमंस की तरह नहीं जल रही होती है। इनफैक्ट वो कुछ ऐसे जल रही होती है कि जैसे उसकी स्किन की अपर लेयर निकल रही हो ताकि नीचे की लेयर बाहर आ सके। वहीं पर हांटेल्गो जलने से पहले कुछ बच्चों को खाने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है और यहाँ पर तांजिरो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो अपनी बहन को बचाए या फिर उन 4 बच्चों को। जहाँ पर नेजुको अपनी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस देती है, तांजिरो को हवा में उछालते हुए, गिविंग हिम ए सिग्नल टू सेव दोस चिल्ड्रन। यहाँ तांजिरो हांटेल्गो को मारने के बाद रो पड़ता है क्योंकि उसने अपनी बहन अभी खो दी थी। लेकिन यहीं पर हम सबको चौंका देने वाला एक सीन होता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया है। अब वो सनलाइट को आराम से झेल सकती है और सन में चाहे कुछ भी कर सकती है डीमन होते हुए भी, और उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आने वाली। इसी के साथ नेजुको मुजान का एक सबसे बड़ा टारगेट बन जाती है और मुजान अब नेजुको के पीछे है। मैंने सीजन 1 से सीजन 3 तक सिर्फ नेजुको के बारे में ही कवर किया है क्योंकि ये वीडियो भी नेजुको के बारे में ही है। अब तक सीजन 1 से सीजन 3 तक हमने क्या देखा? नेजुको ने बिना ह्यूमंस को खाई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर ली और इवन सन को भी कॉन्कर कर लिया। और स्टार्टिंग से नेजुको मुजान के कर्ज का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन थी। लाइक नॉर्मल डीमंस ह्यूमंस को खाते हैं, वाइल नेजुको ह्यूमंस से प्यार करती है। नॉर्मल डीमंस के ब्लड डीमन आर्ट डीमन स्लेयर के अगेंस्ट यूज होते हैं, वाइल नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट डीमंस को ही वीक कर देता है। वाइल अदर डीमंस दूसरे ह्यूमंस को खाते हुए अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं, वाइल नेजुको सोकर ही अपने स्ट्रेंथ को इतने हद तक डेवलप कर चुकी थी कि वो अपर मून लेवल तक को कंपेयर हो रहा था। अब तक तो मैंने सीजन 1 से सीजन 3 तक नेजुको की समरी कंप्लीटली बता दी है। अब बात करते हैं तमायो की थ्योरी के बारे में।
तमायो कहती है उसने नेज़ुको का ब्लड यूज करके, जिसे मुजान ने फर्स्ट सीजन में डीमन बना दिया था, उसे काफी हद तक ठीक कर चुके हैं। मतलब उसकी राक्षस प्रवृत्ति खत्म तो हो गई है, उसी के साथ वो भी तमायो की तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड पे जिंदा रह सकता है। तमायो कहती है एक नॉर्मल डीमन के कंपैरिजन में नेज़ुको के ब्लड में काफी सारे म्यूटेशंस आए हैं। मतलब अगर एक नॉर्मल डीमन कुछ अमाउंट ऑफ ह्यूमंस को खाएगा तो उसके ब्लड में थोड़ी सी म्यूटेशन आती है, जिसके कारण वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन नेज़ुको के ब्लड में काफी सारे म्यूटेशंस टाइम टू टाइम बहुत जल्दी आ रहे थे, इसी की वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। तमायो के अकॉर्डिंग नेज़ुको अपने से ज्यादा किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर रही थी, इसलिए उसके चाइल्डिश बिहेवियर अभी तक गई नहीं थी। वेल ऑब्वियसली वो ह्यूमंस के बारे में ही बात कर रही थी। दरअसल उडोकोडाशी के बातों को नेज़ुको ने इस हद तक अडॉप्ट कर लिया था कि उसका मेन मोटिव हो चुका था स्ट्रेंथ गेन करो और अपने भाई और ह्यूमंस की रक्षा करो। इसलिए नेज़ुको ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ गेनिंग पे फोकस किया और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, लेकिन उसकी चाइल्डिश बिहेवियर अभी तक नहीं गई। तमायो ने इवन ये तक प्रेडिक्ट कर लिया था आगे चल के नेज़ुको एक पॉइंट पर सनलाइट तक झेल सकती है, और सीजन 3 में ऐसा ही हुआ। वेल तब तो क्या कोई डीमन बिना ह्यूमंस को खाए नेज़ुको के पाथ में चल के सन को कॉन्कर कर सकता है? वेल आई गेस नॉट, क्योंकि नेज़ुको के इस अचीवमेंट में उसके एंसेस्टर्स का भी हाथ है। वेल तमायो की थ्योरी की बात तो यहीं तक हम खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं नेज़ुको के एंसेस्टर की हिस्ट्री की तरफ, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम देखें, नेज़ुको कमाडो फैमिली से ही बिलोंग करती है, जिसने 300 सालों से ज्यादा टाइम तक हिनोकामी कागरा को प्रैक्टिस किया है, जिसके कारण उनके बॉडी में ऐसे बदलाव आ चुके थे कि उनका सन के साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया था। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि नेज़ुको ने कभी उस डांस को प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसके पास ऐसी शक्ति कहाँ से आई? वेल इसका आंसर है मेरे पास। इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। वेल जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक स्पीशीज अपने बॉडी में ऑफस्प्रिंग्स टू ऑफस्प्रिंग्स सेम तरह की बॉडी चेंजेस लाए, तो वो एक तरह का ट्रेड बन जाता है। इसका मतलब आगे की जनरेशन भले ही इसे बॉडी चेंजेस को कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन उनके अंदर इस तरह की चेंजेस की थोड़ी सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जरूर कॉपी हो जाती है, जो उनकी प्रीवियस जनरेशन ने सालों साल प्रैक्टिस की थी। यही हुआ था तांजिरो के एंसेस्टर्स के साथ। तांजिरो के एंसेस्टर्स ने काफी सालों तक हिनोकामी कागरा को प्रैक्टिस किया, जिसके कारण उनके बॉडी में एक बहुत ही नोटिसेबल चेंजेस आए, जो उनके बॉडी को सन ब्रीदिंग के कैपेबल बनाती है। वही सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज ए ट्रेड तांजिरो के पिता के द्वारा नेज़ुको के अंदर कॉपी हो चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि नेज़ुको के अंदर भी सन ब्रीदिंग का पोटेंशियल है। अभी हम देख सकते हैं कि नेज़ुको के ब्लड डीमन आर्ट एक सन बर्न की तरह परफॉर्म करती है, जो कि डीमंस के रीजनरेशन या फिर उनके ब्लड डीमन आर्ट या फिर उनको ही कंप्लीटली वीक कर देती है। इवन उसने अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके तांजिरो के ब्लेड रेड टर्न कर दिया था, जिसके लिए सालों की मेहनत लगती है। वेल अगर स्पॉइलर दो तो तांजिरो ने भी इसी तरह सन को कॉन्कर किया था डीमन बनने के बाद। वो सन ब्रीदिंग का एक एक्टिव यूजर था, इसी के कारण डीमन बनने के बावजूद वो सनलाइट के अंदर सबके ऊपर अटैक कर रहा था। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि डीमन होते हुए भी अगर तुमने अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल किया, ह्यूमंस को ना खाया, अपने प्रायोरिटीज को एडजस्ट किया, और अगर तुम्हारे फैमिली या तुमने सन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस किया है, तो शायद तुम सनलाइट को सर्वाइव कर सको। वेल सन को कॉन्कर करने का एक और तरीका भी है। तुम चाहे तो ब्लू स्पाइडर लिली को कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये डीमंस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लू स्पाइडर लिली सिर्फ और सिर्फ दिन में ही उगती है, और वो कब उगती है इसके बारे में किसी को नहीं पता। वो बहुत ही रेयर है और साल में बहुत कम बार उगती है, इसलिए हजारों सालों तक तलाश करने के बावजूद मुजान को ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिला, ना है उसके चमचों को। वेल आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमको किसी अगली वीडियो में, जहां पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।